हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो रेडिट पे एक यूज़र ने शेयर करी थी। वी ऑल नो कि रेडिट पर लोग कैसे अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, और इनकी ये कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो शायद वो लोग नॉर्मली अपने रियल आईडी से या फिर अपना खुद का चेहरा दिखाकर शेयर नहीं कर सकते, दुनिया के सामने नहीं आ सकते। और इसलिए ये रेडिट पर एनोनिमस एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं, एक फ़ेक अकाउंट बनाते हैं, और फिर अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं जिससे कि वो एनोनिमस रह सके और किसी को पता ना चल सके कि ये किसकी कहानी है। वैसे ऐसे ही एक इंसान ने रेडिट पर शेयर करी थी अपनी कहानी, और इतनी यूनिक थी कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबसे वो कहानी शेयर करनी चाहिए। तो अब मैं उसकी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ इन 3, 2 एंड 1। जब मेरे डैड की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल टूट गया था। पता है ये क्लीशे लगता है, पर वो सच में बेस्ट पेरेंट थे जो मैं किसी भी भगवान से मांग सकता था। हालांकि उनकी हेल्थ कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी और हमें पता था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर भी सब कुछ आसान नहीं हुआ। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था, और जब उनकी मौत हुई मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा हमेशा के लिए कहीं चला गया है, जो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा। शायद वो मेरे अंदर की फीलिंग्स थी। मैंने अपने डैड के जाने के बाद जो फील किया ना, मैं बता भी नहीं सकता। सबके होते हुए भी मैं खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। वेल, अभी अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं अभी बस कहीं ना कहीं खुद को कन्विंस कर रहा था कि अब मेरे डैड मेरे साथ नहीं है, कि तभी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद जिनके लिए मैं कभी तैयार था ही नहीं। एक्चुअली कोई भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकता। वो थी VHS टेप्स। गाइज, आजकल सब एक बात करते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाई जाए, लेकिन सच बोलो, ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस इतना सिंपल है क्या? देखो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन्होंने एम्पायर खड़ा करा है, लेकिन इसके पीछे इनकी सालों की मेहनत है, और हमारे पास इतना समय तो नहीं है। और यही रीजन है कि आजकल के टाइम पर AI ट्रेडिंग गेम चेंजर बन रहा है। और पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें AI ट्रेडिंग का फीचर है। AI ट्रेंड है बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पर, रियल ट्रेड्स, टॉप ट्रेडर्स की बेस्ट प्रैक्टिस और टेस्टेड स्ट्रेटजीज पर। ये लाइव मार्केट स्कैन करता है, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस चेक करके रेडी सिग्नल देता है, ट्रेड ऊपर जाएगा या फिर नीचे, कितने टाइम के लिए, और कॉन्फिडेंस लेवल। हैवी एनालिसिस का काम AI करेगा, आप बस सिग्नल फॉलो करो। इजी, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हर एक रिकमेंडेशंस ऐप के अंदर ट्रैक होता है। पॉकेट ब्रोकर इंडिया में 10 से ज्यादा सालों से लीगल है, हजारों से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज के साथ। मेरे जानने वाले ने 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे बिना कोलैब के, और अब आप बैलेंस देखो। और ये डेमो नहीं है, रियल है, सिर्फ AI के सिग्नल से। शुरू करना बहुत सिंपल है, पहले डिपॉजिट करो कार्ड्स, UPI या फिर क्रिप्टो से, और AI ट्रेडिंग अनलॉक हो जाता है प्लग एंड प्ले। और इसके बेनिफिट्स, सुपर फास्ट एनालिसिस, नो इमोशंस, ना तो कोई डर ना ही कोई लालच। बिगिनर्स और बिजी लोगों के लिए परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रोमो कोड ALAD यूज करो, 100% डिपॉजिट बोनस लो। मेरी एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल, पहले छोटे से शुरू करो और फिर खुद देखो कैसे AI ट्रेडिंग स्मार्ट बना देता है। ट्रेडिंग इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ लॉस एंड योर कैपिटल इज एट रिस्क। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है, और कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरों से ले वे के करना नहीं है, खुद के पास है, ट्रेडिंग करनी है, और अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो करो, ठीक है। डैड के जाने के बाद मैं अक्सर अपनी मॉम के पास जाता था, उन विजिट करता था और उनका ध्यान रखता था। काम से थोड़ा टाइम भी ऑफ ले लिया था ताकि अपने दुख को थोड़ा दूर कर सकूं। अब जब मैं मम्मी के पास जाता हूं तो वो मुझको कुछ टेप्स दिखाती हैं। मम्मी की भी हालत वैसे कुछ खास अच्छी थी नहीं, उनकी भी एज हो चुकी थी, बीमारियों से झूल रही थी, ढंग से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बट वो टेप्स वहाँ से उठा कर लाती है और मेरे पास रख देती है। मैं उन्हें बोल भी रहा था कि मैं उठा देता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वो बस उठती है, उन टेप्स को एक बैग में रखा हुआ था, वो बैग था उसमें बहुत सारी टेप्स थी, वो उठा के सीधा टेबल के ऊपर रख कर फिर से बैठ जाती है। उनके एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक थे। मतलब आई नो कि डैड को खोने के बाद हम सब काफ़ी दुखी थे, लेकिन उस समय वो एक्सप्रेशन कुछ दुख के नहीं बल्कि गिल्ट के थे, और गिल्ट से ज़्यादा कुछ डर था जो उनके चेहरे में दिख रहा था। मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी सब कुछ ठीक तो है ना, आप ठीक हो? मम्मी बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ इन टेप्स के बारे में। बोलता हूँ कि ओके, तो क्या बताना चाहती हो आप? मम्मी बोलती है कि तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश थी कि जब वो गुजर जाएंगे तो मैं तुमको ये टेप्स दिखाऊं। सच बताऊं तो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मैं सच बता रही हूँ कि अगर मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता, तो मैं इन टेप्स को कब की जला देती, लेकिन तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश थी और इसलिए मुझे पूरी करनी पड़ेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इन टेप्स में ऐसा क्या है कि मम्मी बोल रही है कि मैं इन्हें जला देती लेकिन तुम्हें दिखाती नहीं।
मैं भी घबराने लगा, इन टेप्स में ऐसा क्या है, कुछ इलीगल तो नहीं है ना, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। जिसमें मम्मी बोलती है कि मैं खुद तुम्हें समझा ही नहीं सकती, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, मैं मैं बता ही नहीं सकती कि इसमें क्या है और कैसे, मैं प्लीज़ तुम खुद देख लेना। मैं बोलता हूँ कि ओके ओके फ़ाइन, अब मैं देख लूँगा, आप टेंशन मत लो। मैं टेप्स को उठाने लगता हूँ, मम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के कहती है बेटा तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब ये टेप्स तुम्हारे डैड बना रहे थे तब वो बहुत यंग थे और वो बिल्कुल अलग थे, तो प्लीज़ इन टेप्स को देखकर तुम अपने डैड से नफ़रत मत करना, प्लीज़ तुम उन्हें जज मत करना, वो जो भी कर रहे थे वो तुम्हारे लिए कर रहे थे और उन्होंने जो भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है, प्लीज़ हमसे नफ़रत मत करना। अब जब मम्मी ये बोलती है मैं बहुत डरने लग जाता हूँ कि ऐसा क्या है इस टेप्स में कि आप ये सब बोल रही हो, मैं क्यों किसी को, मैं अपने पापा को क्यों नफ़रत करूँगा, आपको क्यों करूँगा, ऐसा क्या है इसमें भाई, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, मैं नफ़रत तो नहीं कर सकता ना। मैं ऐसा बोलना चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत डर गया था। मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मॉम मैं टेप्स देखकर आपसे बात करूँगा और आप टेंशन मत लेना, मैं किसी को नफ़रत नहीं करूँगा। बट कहीं ना कहीं अंदर मैं बहुत डरा हुआ था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था उन टेप्स में ऐसा क्या है जो मेरी मम्मी मुझे ये सब बोल रही है। मैं बैग उठाता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। मैं एक अपार्टमेंट में रहा करता था, अकेला ही रहा करता था, कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहा करती थी बट मोस्टली मैं अकेले ही रहा करता था। मैं उस बैग को लेकर जाता हूँ और अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता हूँ, अपने रूम में जाता हूँ और बेड के ऊपर उस बैग को रख देता हूँ और बस बैठा हुआ हूँ और टेप्स को देख रहा हूँ, लाइक लगा कर नहीं, सिर्फ उस बैग के अंदर रखी हुई उन टेप्स को, मल्टीपल टेप्स थी VHS, उन्हें देख रहा हूँ। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उन टेप्स को चला कर देख सकूँ कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मम्मी ने बातें ही ऐसी कर दी है, पापा ने ऐसा क्या करा होगा कि मुझे उनसे नफ़रत हो जाए। मतलब मेरे को अपने पापा से नफ़रत कराने के लिए ना कुछ बहुत ही गलत और बहुत ही गंदे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और ऐसा कोई काम नहीं है जो जो मुझको मेरे पापा से नफ़रत करवा दे। और ये बात मम्मी भी जानती है, मम्मी जानती है, और उसके बाद भी उन्होंने जब ये चीज़ें बोली तो मैं डर गया। और सच बताऊँ तो आज 4 महीने होने को आ गया, मैंने वो टेप्स नहीं चलाई, इसी डर से कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं निकल जाएगा जिससे कि मुझे सच में मेरे पापा से नफ़रत हो जाएगी, जिनके लिए मैं हर दिन रोता हूँ, जिनके लिए मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें वापस भेज दें। आई नो कि वो नहीं होने वाला ऐसा कुछ, लेकिन मैं करता हूँ। ऐसा क्या होगा इन टेप्स के अंदर कि उन चीज़ों को देखने के बाद मेरे अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाएगी मेरे पापा के लिए, मेरी मम्मी के लिए। और अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं वो नहीं देखना चाहता। मैं अपने मॉम डैड को नफ़रत नहीं कर सकता। हर दिन मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है ये सोच कर कि उन्होंने ऐसा क्या करा होगा। जब न्यूज़ खोलता हूँ, क्राइम्स होते हुए देखता हूँ, न्यूज़ एंकर्स आके बोल रहे होते हैं कि एक आदमी ने इतने बच्चों को मार दिया, एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया, कुछ कर दिया, कुछ जो घिनौने काम करते हुए न्यूज़ में लोग दिखते हैं। मेरा दिमाग ऐसा जाता है कहीं मेरे पापा ने भी कुछ ऐसा तो नहीं करा होगा और शायद वो मुझे पता चल जाए और शायद इसीलिए मुझे उनसे नफ़रत हो जाए। कुछ ऐसा गंदा काम तो नहीं करा होगा पापा ने। आई डोंट नो भाई, मैं नहीं देख सकता ऐसा। तो 4 महीने होने को आ गए और फिर एक बार की बात है, मेरे अपार्टमेंट में मेरी गर्लफ्रेंड आती है। मैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ खुद को ढालने लग गया था। पापा का जाने का दुख अभी भी उतना ही है, लेकिन अब मैंने फिर से हंसना सीख लिया था, दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दिया था, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे अपार्टमेंट में आती है तो वो ना ऐसे ही नॉर्मली बुक्स देख रही थी और बुक स्टोर के पीछे वो बैग रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी धूल बैठ गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड उस बैग को उठाती है और बोलती है कि ये क्या है। तब मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ, कुछ ऐसी टेप्स भी तो थी। मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं, बस नॉर्मली टेप्स है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मुझ पर शक करके बोलती है कि क्या है इसमें, ऐसी क्या चीज़ें देख रहे हो जो तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे दिए थे जब पापा की डेथ हुई थी तो तब उन्होंने दी थी देखने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड का एकदम से मूड बदल जाता है और बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ था, वरना मैं बात लाती ही नहीं। और मैं उसे बोलता हूँ कि इट्स ओके, तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्यों ना हम ये साथ देखें और अगर तुम्हें ज़रूरत हो मेरी तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठी रहूँगी। मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, अगर मुझे कभी देखना होगा तो मैं अकेले ही देखूँगा। बाय द वे थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बट मैं अकेले ही देखूँगा। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी बातों को समझती है और बोलती है इट्स ओके, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। और ये बोलकर फिर वो चली जाती है। मैं वापस अपने अपार्टमेंट में अकेला हो जाता हूँ। एंड देन आई डिसाइड कि ठीक है,
बहुत भाग लिया इन सारी चीज़ों से, बहुत मैंने सोच के देख लिया, एंग्जाइटी अटैक्स होने लग गए थे, सब सोच कर देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स सी कि इसमें क्या है। मैं एक VHS प्लेयर ख़रीदता हूँ और वो एडजस्ट करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सच बताऊँ तो टेक्नोलॉजी और मैं दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो VHS प्लेयर अपनी टीवी के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, बट 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद वो एडजस्ट हो जाता है। एंड देन फाइनली मैं VHS टेप नंबर 1 उसके अंदर डालता हूँ और वो चलना शुरू होती है। वीडियो पिच ब्लैक स्क्रीन से स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी रसलिंग सुनाई दी, फिर डैड फ्रेम में आए। उनका फेस कैमरा से बहुत करीब था। उन्होंने कैमकॉर्डर को रख दिया और थोड़ा सा पीछे हट गए। एंड देन उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, ये ट्रायल नंबर 1 है जेरेमी, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो शायद मैं अब यहाँ नहीं हूँ। बाय द वे जेरेमी मेरा नाम है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर बिलीव करेगा, हेल मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पाता, पर मुझे लगता है कि मैंने अपना बड़ा ब्रेक पकड़ लिया है। अगर मैं सही हूँ तो शायद मैंने डेथ का क्योर फाइंड कर लिया है। बिल्कुल सही, उन्होंने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है मैंने इमॉर्टैलिटी का कंपाउंड डिस्कवर कर लिया है, यानी कि अब किसी की मौत ही नहीं होगी। मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिससे हर इंसान जिंदा रह सकता है। पुअर क्वालिटी होने के बावजूद भी मैं देख सकता था कि मेरे पापा की आंखों में एक मैनियक शाइन थी। ये इंसान वो नहीं था जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, हो ही नहीं सकता। डैड मेडिसिन में काम करते थे, पर कभी भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। और वो एक्सप्रेशन मुझे बेरली पहचान में आ रहे थे। वो एक अलग ही इंसान लग रहे थे। पापा कैमरे में बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए कैमरे से हट जाते हैं, और जो उनके पीछे होता है वो देखकर तो मानो कि मैं पूरी तरीके से हिल गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उनके पीछे एक ऑपरेटिंग टेबल था जिसके ऊपर एक बच्चा स्ट्रैप्ड था, मतलब बंधा हुआ था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं था। मैं उस टेबल के ऊपर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, बिल्कुल अनजान कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं पूरी तरीके से हैरान था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सब कब हुआ मेरे साथ। मैं एकदम से टीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और अपनी वही बड़ी बड़ी आंखें, फटी हुई आंखों से टीवी की तरफ घूर रहा था। और तब मेरे डैड वापस से फ्रेम में आते हैं। उनके हाथ में एक सिरिंज था जिसके अंदर कुछ लिक्विड था, और वो लिक्विड इतना ज़्यादा काला था जैसे कि मानो दुनिया का सारा अंधेरा उस लिक्विड के अंदर हो। वो इतना काला था जैसे सारी रोशनी उसने अपने अंदर सोख ली हो। और फिर मेरे डैड बोलते हैं, ये है मेरा मैग्नम ओपस। अगर मेरी नॉलेज सही है तो ये कंपाउंड सेल्स को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। शॉर्ट में बताऊं तो ये डेथ बाय नेचुरल कॉजेज को एलिमिनेट कर देगा। सेल्स अब ज़्यादा मरेंगे ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, लोग एक एज के बाद आगे बढ़ेंगे ही नहीं। वो एक बार मैच्योरिटी हिट कर जाएं तो उनकी उम्र बढ़ेगी ही नहीं। वो उसी एज में अटक जाएंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। इन शॉर्ट, वो मरेंगे ही नहीं। बस मैं प्रे करता हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। और फिर वो उसी सिरिंज को मेरे पास ले जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ होने लगी थी जैसे कि अभी बाहर आ जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मैं बता भी नहीं सकता कि ये देखते वक्त मैं कितना डर रहा था। वो सिरिंज को ले जाते हैं और मेरे आर्म में घुसाकर वो पूरा लिक्विड मेरी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद मेरी जो अनकॉन्शियस बॉडी थी, जो वीडियो में दिख रही थी, वो अजीब तरीके से मूव करने लग जाती है। मेरा सर हिलने लग जाता है, मैं तड़पने लग जाता हूँ। और मेरे डैड का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया था। वो हैरान हो गए थे, वो चिंतित हो गए थे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। कन्वल्जन्स जैसे ही शुरू हुए वैसे ही रुक गए उनके रिलीफ के लिए, पर फिर मेरी आंखें खुली। वो कम्प्लीटली ब्लैक थी। मेरे लिप्स से एक डीप इनह्यूमन क्रैकलिंग निकलने लगी, यानी कि मेरी आंखें काली और मैं कुछ इनह्यूमन तरीके से कुछ सांसें ले रहा था या कुछ घुर्रा रहा था। और मेरे पापा का चेहरा पूरा का पूरा बदल चुका था। और फिर मैं कहता हूँ थैंक यू, एक ऐसी आवाज़ में जो कि मेरी थी ही नहीं। और फिर मैं अपने पापा को देख के बोलता हूँ कि थैंक यू, तुमने मुझे एक वेसल दिया है, एक नया जीवन दिया है पागल इंसान। और उसके बाद मेरी आंखें एकदम से बंद हो जाती है और मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लग जाती है। जो ऑपरेटिंग टेबल था वो हिलने लग गया था, ऐसा लग रहा था वो टूटने वाला था। और मेरे पापा बस वहाँ खड़े होकर मुंह खोलकर आंखों में एकदम नमी, मतलब रोने जैसा चेहरा हो गया था, और वो देख रहे थे। और मैं बहुत अजीब तरीके से मूव कर रहा था जैसे कि मेरे अंदर कोई हड्डी ही नहीं है। जिसके बाद वापस से मेरी आंखें खुलती है, पिच ब्लैक काली आंखें। और फिर वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या करा है। तुमने मुझको इस बच्चे के अंदर डाल दिया है
और अब इस बच्चे से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा इसके अंदर रहूँगा। अभी तक मैं पूरी तरीके से पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन पावरफुल होऊंगा मैं वापस आऊँगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे इस बच्चे से अलग करने के लिए हर चीज़ ट्राई कर सकते हो, बट तुम्हारा हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक ऑपरेशन नाकामयाब होगा, क्योंकि अब ये बच्चा मेरा है। और जब मैं वापस आऊँगा तो पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। मुझे वापस से जिंदा करने के लिए शुक्रिया। और ये बोलते ही मैं वापस से अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। मेरे पापा दौड़ते हुए जाते हैं, मुझे पहले तो खोलते हैं और गले से लगा देते हैं और रोने लग जाते हैं और करीबन आधे घंटे तक सिर्फ रोते रहते हैं। और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। मैं काली स्क्रीन को घूरता रहा। आई वॉज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड जो भी मैंने देखा था। ये इम्पॉसिबल था, ये एक स्किट होनी चाहिए थी या फिर एक फैब्रिकेशन। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था जो कुछ भी मैं देख रहा था। और सच जानने के लिए मैंने VHS नंबर 2 दूसरी VHS जल्दी से लगाई। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, मेरे पापा रिकॉर्डिंग मतलब उस रिकॉर्डर के सामने होते हैं। उनकी एज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो दाढ़ी सी आने लगी थी उन्हें। और वो बोलते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक और लिक्विड बनाया, एक और कंपाउंड बनाया है, और जब ये तुम्हारे अंदर जाएगा तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगे बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है। डरते डरते वो फिर आते हैं और मैं वापस से वैसे ही अनकॉन्शियस पड़ा हूँ। मेरी एज भी बढ़ गई। आई थिंक कि ये शायद 1-1.5 साल बाद की वीडियो है, और मुझे सच में बताऊँ तो पता ही नहीं था मेरे साथ ये कब होता था। मैं तब बच्चा था, मुझे कुछ याद नहीं। पापा जाते हैं और वो सिरिंज से मेरे बाजू में वो लिक्विड डाल देते हैं, और जैसे वो लिक्विड मेरे बाजू में जाता है ना, मैं वापस से आंखें खोलता हूँ पिच ब्लैक, और मैं हंस रहा होता हूँ और इनह्यूमन आवाज़ में बोलता हूँ कि यू कैन ट्राई एवरीथिंग बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ मी। मैं बहुत इनह्यूमन आवाज़ में, बहुत हंसते हुए, जैसे कि मैं अपने पापा को चिढ़ा रहा था, या फिर यूँ कहूँ जो मेरे अंदर है वो चिढ़ा रहा था कि तो कुछ भी कर ले, कुछ भी ट्राई कर ले, बट तुम मुझसे इस बच्चे को नहीं बचा सकता। ये वीडियो वहाँ ख़त्म हो जाती है। अगली वीडियो आती है। पापा और बड़े हो गए थे, मैं और बड़ा हो गया था। वो कुछ नया लिक्विड लेकर आए थे, कुछ और नया कंपाउंड था, फिर वो मेरी बॉडी के अंदर उसे डालते हैं। मैं वापस से हंसने लग जाता हूँ, सेम चीज़ बोलता हूँ कि तू कुछ भी ट्राई कर ले, मैं नहीं जाने वाला करके, और ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। और ऐसे करते 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 करीबन 6 वीडियोस और बनती है। एंड देन आती है 7वीं और आखिरी VHS टेप। जब मैं वो प्ले करता हूँ तो मेरे पापा ऑलमोस्ट रो रहे थे, और वो रोते रोते कहते हैं कि बेटा, मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे नफ़रत मत करना, बट मैं फ़ेल हो चुका हूँ। मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर ली। मेरे पे जितना भी नॉलेज था, मुझे जितना भी ज्ञान था, मैंने सब चीज़ें ट्राई करके हर चीज़ बनाकर देख लिया, बट तुम्हारे अंदर जो भी है वो तुमसे अलग नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा। परसों से तुम कॉलेज जाने वाले हो, इसका मतलब है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम अलग और अकेले रहने लगोगे। और अब जब तुम और मैं एक छत के नीचे नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि आखिरी VHS टेप है। आई नो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है बेटा, बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ लोगों को ज़िंदा रखने के लिए एक मेडिसिन बना रहा था, बट मुझे तुम पे ट्राई नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि अगर कोई इंसान सबसे पहले हक रखता है ज़िंदा रहने का, या फिर ना मरने का, या फिर बूढ़ा ना होने का, कोई बीमारी उसे ना हो, तो वो तुम हो। और इसीलिए मैंने वो लिक्विड तुम्हारे अंदर डाल दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएगी जो कि इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। आई नो कि तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है, बट मैंने उसके बारे में सुना है। एक ऐसा शैतान जो कि पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। एक ऐसा शैतान, एक इतना स्ट्रॉन्ग शैतान, एक ऐसा शैतान, इतना शक्तिशाली शैतान जो शायद कभी गुस्से में आए तो पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। और वो शैतान मेरे बेटे के अंदर पल रहा है। मेरे पापा करीबन 20 मिनट तक रोते रहे, और आखिरी में बोलते कि आई एम सॉरी सन, आई फेल्ड यू। और रिकॉर्डिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। VHS टेप्स सारी ख़त्म हो चुकी थी। कोई नई VHS टेप्स नहीं, कोई नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं, कोई रिवर्सल नहीं। मैं एकांत में, खालीपन में बैठकर सिर्फ ये सोच रहा था कि ये सब क्या हुआ, कि मैंने क्या देख लिया, क्या सच में मेरे अंदर कुछ ऐसा पल रहा है, क्या सच में वो शैतान अभी भी मेरे अंदर है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी मम्मी को इसके बारे में नहीं बताया। उन्हें लगता है शायद अभी तक मैंने वो टेप्स नहीं देखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी के आखिरी दिन भी गिल्ट में गुजरे। वो उनकी भी काफ़ी एज हो चुकी है। बट सच बताऊँ तो अब मैं डर के रहता हूँ, इतना डर कि मैं बता नहीं सकता।
वेल अब अगर मैं इस समय बताऊं तो जब मैंने वो VHS टेप्स देखी थी तो जनवरी चल रहा था, और अब जब मैं सब टाइप कर रहा हूँ तो अब दिसंबर आ चुका है। सब कुछ नॉर्मल था, शायद मैं कहीं ना कहीं भूलने भी लग गया था इन सारी चीज़ों को, लेकिन अभी पिछले कुछ 4 दिनों से मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन मैं बेहोश नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कल क्या किया मुझे याद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं एक गहरी नींद में चले गया और जब मैं उठा तो मैं किसी और जगह में खुद को पाता हूँ। पिछले 4 दिन से ही चल रहा है। कोई इंसान बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है, तो वो गिरता है, लोग आते हैं उसे उठाते हैं, बताते हैं कि तू अनकॉन्शियस हो गया ये वो, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है कि कल सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। लेकिन अगर अपने दोस्तों से पूछूं तो मैं ऑफिस भी गया था, ऑफिस के बाद कहीं और भी गया था, उसके बाद घर भी आया था, लेकिन ये सब मुझे याद ही नहीं है। इसका मतलब है कि शायद जो कुछ भी मेरे अंदर था, वो जो शैतान था, वो जाग चुका है और धीरे धीरे अब वो बाहर आ रहा है। एक ऐसा शैतान जिससे दुनिया एकदम अनजान है, एक ऐसा शैतान जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए मेरे थ्रू बाहर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं। ज़िंदा तो रहूँगा, लेकिन शायद मेरे अंदर मैं नहीं रहूँगा, मेरे अंदर कोई और ही रहेगा। ये कोई एनीमे नहीं है, ये कोई सुपर नेचुरल मूवी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह कहानी है। और अगर मैं किसी को जाके बताऊं तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। लेकिन अगर कल को आपको कोई इंसान ऐसी कुछ चीज़ें करता हुआ दिखे जो कि एकदम सुपर नेचुरल हो, जो कि कोई भी आम इंसान, बड़े से बड़ा या स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं कर सके, तो समझ जाना कि सबका अंत नज़दीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रोक सकता है, मुझे मैं खुद नहीं रोक सकता, और क्या कोई रोकेगा। वेल यही एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई डोंट नो कि आप इस पर भरोसा करोगे या नहीं। आई गेस आप में से कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा। कैसे ही कर सकता है, चांस ही नहीं है। बट मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, और अब इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। आई होप कि मेरे अंदर वो क्रिएचर जो भी है वो बाहर ना आ सके, बट आई गेस वो आ रहा है। वेल दैट्स इट। मैं इतना ही बता सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। बाय बाय दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।